हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। मैं इस पे डिटेल में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ज़्यादातर यूट्यूब पे उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैंने ये जो सवाल है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो हेल्थ से रिलेटेड जो वीडियोज़ बनाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड पे जब उनके जो वीडियो उन्होंने बनाए तो उनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे जिनके जवाब शायद उनको मिले नहीं। तो मुझे लगा कि क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड पे तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, हालांकि शायद आप लोगों ने मिस कर दिया, आप जाकर उसको ज़रूर देखिए। और मैं आपको एक बात की कंफर्मेशन दे सकता हूँ, विद कॉन्फिडेंस आई कैन से इट, कि आपको बिल्कुल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में उस वीडियो से। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक बात बताता हूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं और काफ़ी वीडियोज़ बहुत अच्छे वीडियोज़ भी हैं। और लेकिन जब ये ओमेगा 3 की जब बातचीत इतने लंबे टाइम से चल रही है और हर जगह ओमेगा 3 की बात चल रही है, तो उस सिचुएशन में कई बार लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड को एक रामबाण की तरह मान बैठते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड का कई बार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। तो मेरे वीडियो में मैंने बहुत ही क्लियरली समझाने की कोशिश की है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, लेकिन ओमेगा 6 फैटी एसिड भी एक चीज़ होती है जो हमारी बॉडी ज़्यादातर खुद से बनाती है। लेकिन इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी एक फिज़िक और हेल्दी बॉडी के लिए। अगर इन दोनों का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो ये मेरे उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। आपके 7-8 मिनट उस पर लगाने से आपको बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। तो मैं जो है कई सारे यूट्यूबर्स के कमेंट से मैंने कमेंट्स उठाए हैं जिनके जवाब नहीं दिए गए हैं या कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो उनको एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि आप अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहे हैं तो उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और उन सब सवालों के मैं जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये सारे सवाल ना हो, आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ही हो, तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। आपको जो क्वेश्चन का आंसर पढ़ना है या समझना है, आप उस पर क्लिक करके उस टाइमलाइन पे जाके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को भी देख सकते हैं। अगर आपको वो अच्छा लगे, कन्विंसिंग लगे, तो फिर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। शायद आपको और ज़्यादा इनलाइटनमेंट मिले और ज़्यादा जानकारी आपकी बढ़े, ताकि जो सप्लीमेंट पे आप पैसा खर्च कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए, इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अब बात करते हैं सवालों की कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको पता होने चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट में या सप्लीमेंट के तौर पे आप उसको जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट्स ले सकते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ के मरीज़ ले सकते हैं? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी? तो जवाब है कि हाँ, आप ले सकते हैं, बट उसके साथ में एक पॉइंट है कि आपको सावधानी के साथ लेना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है, क्रॉन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दो मेन ज़्यादातर कॉमन नाम से जानी जाती है, लोगों को पता भी होता है। इनके अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियाँ होती है और इन बीमारियों के अलावा दूसरे भी प्रॉब्लम्स साथ में जुड़ी हुई होती है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है और ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है, ख़ास तौर से EPA और DHA। तो इसका फ़ायदा तो होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर भी कभी कभी ब्लीडिंग के थोड़े चांसेस होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग के चांस रहेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते समय ये बात बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी खून पतला करने की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड की डोज अगर ज़्यादा ले ली जाएगी तो आपका खून पतला होगा और उसकी वजह से जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, जैसे कि छोटी और बड़ी आंत में, वहाँ से ब्लीडिंग होने का चांस रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि सावधानी से लेना चाहिए। सावधानी क्या रहेगी? हाँ, ये बात सही है, फ़ायदा तो होगा, लेकिन आपको सावधानी लेनी है। और सावधानी क्या है? सावधानी ये है
कि आप अपनी मर्ज़ी से इस दवाई को मत लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स लेना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ जब किसी को लंबी बीमारी हो जाती है, जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो इंसान हर भरसक प्रयास करता है कि उससे छुटकारा मिल जाए। अगर छुटकारा ना मिल जाए तो मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी हो, मैं अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँ। तो कई बार लोग ये सप्लीमेंट्स अपने आप से भी शुरू कर लेते हैं और उसकी कई बार हो जाती है डोज ज़्यादा और आपको परेशानी होती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसलिए डॉक्टर से डिटेल में बात करिए, अपनी डोज़ को एडजस्ट करवाइए, डॉक्टर को बताइए कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, ताकि वो देख ले कि किसी भी तरह का इंटरेक्शन तो नहीं है। इंटरेक्शन का मतलब यह है कि दो अलग अलग दवाइयों की हमारी बॉडी के अंदर आपस में लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, उसको इंटरेक्शन बोलते हैं मेडिकल भाषा में। ओके, तो दूसरा सवाल है कि जिन लोगों को फ़िश ऑयल नहीं खाना है, यानी कि जो लोग वेजिटेरियन हैं, फ़िश ऑयल नहीं खाते हैं या फ़िश नहीं खाते हैं, तो क्या उनके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट लिया जा सके? तो वेजिटेरियन लोगों के लिए भी कोई ऑप्शन है या नहीं है? तो ऑप्शन डेफिनेटली है, कई सारी ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको सारी बताता हूँ। तो जो सबसे पहली बात करते हैं कि जो रूटीनली हमें बहुत कॉमन एक्सेस हो जाती है, जिसके लिए सप्लीमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि चिया सीड्स है, अलसी के बीज है, फ्लैक्स सीड है, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मात्रा में होता है। वॉलनट, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गए हमारे कॉमन जो चीज़ें मिलती है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह इन सब में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, बट इन तीनों चारों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ये जो प्लांट बेस्ड जितने भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, ये इनको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेना चाहिए। लेकिन एक जब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ले रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इनको किसी प्रॉब्लम की वजह से ले रहे हो, जैसे कि पहले बताया इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, या आगे भी मैं कई बीमारियों के बारे में बताऊंगा कि उनमें ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो अगर उस सिचुएशन में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ज़्यादा डोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो जितनी डोज़ की ज़रूरत पड़ेगी उतनी डोज़ आपकी रूटीन डाइट से पूरी नहीं हो पाएगी, तो आपको सप्लीमेंट पे जाना पड़ेगा। और सप्लीमेंट में ज़्यादातर फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट होते हैं, तो अब आपको प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट कई बार बॉडी में, कई बार नहीं मतलब प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट बॉडी में उतना अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होते, आपकी डोज को पूरी तरह से मीट नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारी रिसर्च हुई है, लेकिन अभी तक ये बात पूरी पुख्ता नहीं है कि बॉडी नेचुरल चीज़ जैसे कि अलसी के बीज में से जो मिलने वाला जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसको कैसे अवशोषण करती है, और अगर सप्लीमेंट से लेंगे तो उसको कैसे अवशोषण करेगी। ठीक है, तो इसलिए डोज का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। तो पूरी तरह से अवशोषण नहीं होगा तो अब बात आ गई फ़िश ऑयल की, लेकिन इसमें एक और अल्टरनेटिव है, एल्गी बेस्ड जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के, है तो ये प्लांट प्रोडक्ट ही। एल्गी बेस्ड में ओमेगा 3 फैटी एसिड के DHA और EPA दोनों होते हैं और ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप रूटीन लाइफ के लिए ले रहे हैं तो इन बॉडी के जो रूटीन जो सप्लीमेंट्स है या हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज करके भी ठीक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहिए, आपको कि ज़्यादा लेने की ज़रूरत है और आप जो है फ़िश वाला नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो उस सिचुएशन में आप जो है एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट्स के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या कैल्शियम, टेस्टोस्टेरोन और ओमेगा 3 फैटी एसिड को एक साथ ले सकते हैं? तीनों की बात आती कहाँ पे है? जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको अपनी बॉडी में सही से सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये सप्लीमेंट्स वो लेते हैं। और यहाँ वहीं से ये शायद सवाल आया है कि टेस्टोस्टेरोन, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड को एक साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। सो सीधा आंसर है कि कोई परेशानी नहीं है इनको एक साथ लेने में। इस तरह एक कोई किसी खास तरह की इंटरेक्शन कोई इन तीनों को एक साथ लेने से कोई रिपोर्टेड नहीं है। प्रॉब्लम क्या है वो आपको समझनी चाहिए कि देखिए, कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स को मजबूत करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। टेस्टोस्टेरोन है हमारे मसल्स को इम्प्रूव करता है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हमारी मदद करता है टेस्टोस्टेरोन। और ओमेगा 3 के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है, हमारे नर्व कंडक्शन में हेल्प करेगा। लेकिन जब कई सारी मेडिकेशन साथ में ले ली जाती है तो उनके एक दूसरे के साथ में अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है और उससे दिक्कत आती है। तो इनको एक बंदा अगर तीनों को लेना है तो एक ही टाइम पे तीनों को ना लेने के बजाय अगर आप तीनों के बीच में गैप रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी कि अगर टेस्टोस्टेरोन एक टाइम पे लिया है, घंटे बाद में अगर आप दूसरी दवाई लेते हो, उसके घंटे बाद में एक दूसरी लेते हो, तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी। और टाइम फिक्स रखना है कि जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है आपको खाना खाने के बाद लेनी है और उसके 1.5 घंटे के बाद में टेस्टोस्टेरोन लो, तो अपना टाइम फिक्स कर लीजिए। तो वो वाली दवाई पर्टिकुलरली उसी टाइम पे लेनी चाहिए।
अदरवाइज़ कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर टेस्टोस्टेरोन आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो बॉडी में कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट के रिलेटेड कई इश्यूज़ हैं, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। सो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है, वो गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। और कैल्शियम की डोज भी अगर ज़्यादा होती है बॉडी में तो बॉडी के किडनी के अंदर कैल्शियम के जो स्टोन बनने के चांसेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर बहुत ज़्यादा लोगे तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसलिए सब चीज़ों को लेने से पहले कंसल्ट कर लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं हफ्ते में 3 बार फ़िश खाता हूँ तो क्या मुझे भी ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? बड़ा इंटरेस्टिंग सी ये सवाल है। देखिए, अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट की बात करते हैं तो देखिए, आपकी जो रूटीन डाइट से मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई सप्लीमेंट उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं कर सकता, पहले भी नहीं, आज भी नहीं, कभी भी नहीं कर पाएगा। एक रिसर्च के अनुसार अगर आप 200 ग्राम के करीब फ़िश खाते हैं एक हफ्ते में तो आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो डिपेंड ज़रूर करेगा इस बात पे कि आप कौन से फ़िश खाते हैं, क्योंकि जो फैटी फ़िश होती है जैसे सार्डाइन फ़िश है या ट्यूना है, इनके अंदर बेसिकली जो फैटी फ़िश होती है उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में होता है। सो अगर आप 200 ग्राम के करीब फ़िश खाते हैं हर हफ्ते, एक हफ्ते में एक बार या जो भी है 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, लेकिन अगर इतनी फ़िश खाते हैं तो आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट रूटीन लेवल पे पूरी हो जाएगी। बट उसमें एक इशू क्या है कि अगर आप रूटीनली खा रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि जो डाइट आप खा रहे हो उससे उतनी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो। तो अगर आप हेल्दी हैं, कोई इशू नहीं है, तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप हफ्ते में जो है 200 ग्राम से ज़्यादा फ़िश खा रहे हैं तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो शायद ये डाइट आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर सके, आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत रहेगी। और उसके लिए आपको कंसल्ट करना होगा अपने डॉक्टर से कि आपको कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है। अगला सवाल है कि मिनिमम किस एज से ओमेगा 3 फैटी एसिड दिए जा सकते हैं? एज का कोई बार नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात समझिए, DHA एंड EPA ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये बच्चे का जो ओवरऑल इंटेलेक्ट और कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉग्निटिव का मतलब ये है याद करने की क्षमता, उसको याद करके उसको एग्जीक्यूट करने में उसको जो उस याददाश्त के आधार पे काम करना, तो वो ओवरऑल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें इसका ही हिस्सा होती है। तो वो जो है किसी भी बच्चे के ज़िंदगी के शुरुआती समय में ही पूरे होने शुरू हो जाते हैं और मतलब काफ़ी स्पीड से बन रहे होते हैं। और उस टाइम पे ये DHA और EPA का लेवल कम होगा तो उनके इस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, उनके लर्निंग स्किल्स पे, ओवरऑल बिहेवियर पे। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। सो मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी रूटीन डाइट से आपके बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड की पूरी हो रही है, चाहे वो चिया सीड है, चाहे वो फ्लैक्स सीड है, चाहे आप बच्चों को फ़िश खिला रहे हैं, चाहे आप दूसरे एनिमल प्रोडक्ट खिला रहे हैं, उनसे अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड पूरा हो रहा है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को, वही बात है कि अगर कोई परेशानी की वजह से बच्चा अफेक्ट है या बच्चे का बहुत ही ज़्यादा चूजी है, फूड वो उसी तरह से खाता नहीं है, तो फिर बच्चों के लिए अलग से सप्लीमेंट्स आते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। मैं इस बात को दोबारा से रीइटरेट करूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव है, आपके एफ़र्ट लगाने के बाद भी वो सब तरह की चीज़ें नहीं खाता है, तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली इन चीज़ों की कमी रहेगी शरीर में, क्योंकि वो खा ही नहीं रहा है। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड तो एसेंशियल चीज़ है जो बाहर से लेनी पड़ेगी, अंदर नहीं बनेगी। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि बच्चा चूजी है, उसको पूरी डाइट नहीं मिल पा रही है, सप्लीमेंट के बारे में सोच सकते हैं, बट डॉक्टर से बात किए बिना बिल्कुल नहीं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि डाइट का पैटर्न कैसा है, बच्चा कैसे खाता है, उसी हिसाब से आपको देखना है। अगला सवाल है कि क्या बीपी के मरीजों को ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए, कहीं उसकी वजह से बीपी तो नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि नाम से ही पता लगता है ये फ़ैट है और फैट की वजह से कहीं बीपी तो नहीं बढ़ जाएगा। तो देखिए, बीपी नहीं बढ़ेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ये है कि रिसर्च से ये पता लगाया गया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने वाले मरीजों में, जो बीपी के मरीज़ थे, उनके अंदर उनका बीपी जो है नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा था।
यानी कि बीपी कंट्रोल करने में मदद करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHA और EPA। अब क्या है कि प्रॉब्लम, सबसे बड़ा दिक्कत इसमें क्या है कि जब पेशेंट बीपी का होता है तो वो बीपी की दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं, सेल्फ स्टार्ट नहीं करना है कि आपको अपनी मर्ज़ी से ये वीडियो देख लिया या किसी और का वीडियो देख लिया कि बीपी के मरीज़ों को ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए, तो फिर तो और हम भी ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा। बट एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, क्योंकि बीपी के भी मरीज़ों को आपको कौन सी दवाई चल रही है, उसका क्या इंटरेक्शन है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड से, कहीं ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं बढ़ जाएगी, कहीं बीपी में आपको और दूसरी प्रॉब्लम्स तो नहीं होना शुरू हो जाएगी। तो ये बात कंफर्म किए बिना, अपने डॉक्टर से बात किए बिना ये नहीं लेना है। बट एक चीज़ तो कर ही सकते हो, आप अपने रूटीन डाइट में इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपका चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, वॉलनट है, प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। और आप अपनी डाइट में फ़िश भी ऐड कर सकते हो, उसमें परेशानी की बात इतनी नहीं है। लेकिन आप सप्लीमेंट लेते हो तो वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, ज़्यादा डोज में आता है, तो बॉडी उसको उस तरह से नहीं लेती जिस तरह से नेचुरल प्रोडक्ट को लेती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बट हाँ, बीपी के मरीजों में बीपी को कम करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड का काफ़ी अच्छा खासा रोल रिसर्च से पता लगा है, लिए जा सकते हैं, बट आपको कॉशियसली लेने की ज़रूरत रहेगी। अगला सवाल है कि क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, यानी कि जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है क्या वो ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं? क्योंकि फिर से बात वही है कि इसके अंदर फ़ैट है और कोलेस्ट्रॉल जो है फ़ैट की वजह से बढ़ता है। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल तो जीवन की सच्चाई है, हमारी बॉडी में रहेगा ही रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो बिना कोलेस्ट्रॉल के हो ही नहीं सकता है। सो कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए ही चाहिए। कोलेस्ट्रॉल तो एक फैमिली है और उसके अंदर कई सारे मेंबर होते हैं। कुछ मेंबर नोटोरियस हो जाते हैं, जब बढ़ते हैं तो हमारी धमनियों में जाके जमा हो जाते हैं, कभी हार्ट ब्लॉक और कभी हाई बीपी और कई तरह की परेशानियां देते हैं। बट कोलेस्ट्रॉल चाहिए ही चाहिए ज़रूर। ओमेगा 3 फैटी एसिड से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। बट कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है कौन सा? HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हमारा जो दोस्त कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ता है। और ये क्या काम करता है, इतना बड़ा मज़ेदार होता है ये, सारे गंदे जो कोलेस्ट्रॉल को है वो बाहर से खींच के लाएगा, लीवर में फेंक देगा और वहाँ उसको प्रोसेस करवाएगा। सो बेसिकली HDL को बढ़ाता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाता है, और उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ना कि बढ़ता है। अगला सवाल है कि क्या गाउट के पेशेंट, यानी कि जिनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गठिया के मरीज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इन्फ्लेमेशन को रोकने का काम करते हैं। और गाउट के मरीज़ों में भी जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। बात वही है कि जो आप अपने गाउट को कंट्रोल करने के लिए कई दवाइयाँ चलती हैं, और उन दवाइयों की वजह से ओमेगा 3 फैटी एसिड के एक्शन में और ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से उन दवाइयों के एक्शन में कोई बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। बट इसलिए ये सप्लीमेंट लेते हैं, अपने से बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपका गाउट है वो भी एक तरह की परमानेंट प्रॉब्लम है। तो अपने डॉक्टर से बात कर लेंगे, 5 दिन बाद में शुरू कर लेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। हाँ, अपनी डाइट जैसे मेंटेन करना चाहते हैं वो आप मेंटेन कर सकते हैं। बट ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, डोज एडजस्ट करवानी चाहिए कि कब आपको लेनी है, कितनी आपको लेनी है, और लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपका गाउट कितना ज़्यादा सीवियर है, कितना बड़ा हुआ है, कितनी ज़्यादा परेशानी है, और उसको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किस तरह की दवाई चल रही है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, अपने डॉक्टर को बतानी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयाँ भी लेते हैं, उन दवाइयों की वजह से भी कई बार इंटरेक्शन हो सकती है। तो अगर आप इस तरह अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उन डॉक्टर को भी बताइए कि मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट ले रहा हूँ या लेना चाहता हूँ। तो अपने आप से बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहिए। अगला सवाल है कि क्या थायराइड के पेशेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। बल्कि रिसर्च में देखा गया कि जिन फीमेल के अंदर सब क्लिनिकल थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड, यानी सब क्लिनिक का मतलब है कि लक्षण नहीं आ रहे हैं बट थायराइड की वैल्यू जो है कम है शरीर के अंदर, तो उनमें देखा गया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड देने के बाद में उनका सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड भी ठीक होने लगा है। तो यानी कि थायराइड में कई बार इन्फ्लेमेशन की वजह से भी थायराइड में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है, और उनको मीट करने के लिए, उनको ठीक करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड
काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। देखिए, थायराइड हमारे बॉडी के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को सही करने में मदद करता है, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म है, जब यानी कि थायराइड के हार्मोन कम बन रहे हैं, या हाइपर है यानी कि थायराइड के हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो थायराइड का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थायराइड की दवा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप थायराइड की दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको ले किस तरह से रहे हैं, खाली पेट लेना है या खाना खाने के बाद लेना है। तो ये ज़रूरी बात है, पता होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग मिस करते हैं और इस वजह से आपका थायराइड आपकी बॉडी का जो जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ नहीं पाता है और बाद में लंबे टाइम में वो धीरे धीरे करके अंदर परेशानियाँ क्रिएट करता है। इसलिए थायराइड की दवाई किस समय पे लेनी चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक थायराइड मेडिकेशंस, उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आपको ज़रूर जाकर देखना चाहिए। अगला सवाल है कि क्या हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हार्ट को दुरुस्त करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ट अटैक के चांसेस को थोड़ा कम करने में मदद करता है, जैसे कि बीपी को कम करने में मदद करता है, उसी तरह से हार्ट को दूसरी तरह से डायरेक्शन से भी आपको बेनिफिट मिलता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो ये सब मिला के आपके हार्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन अगर आपको हार्ट डिजीज़ है तो हार्ट डिजीज़ का मरीज़ ऑलरेडी कई तरह की दवाइयाँ ले रहा होता है और बहुत ज़्यादातर मरीज़ों में देखा जाता है कि खून को पतला करने वाली दवाई भी उनकी चल ही रही होती है। तो इस बारे में आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बात करिए। बात फिर से रिपीट करूँगा, डाइट को अपनी में रूटीन लाइफ में सही से ठीक करने में बिल्कुल परेशानी नहीं है। सप्लीमेंट में बिल्कुल गलती नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान रखना है हार्ट के पेशेंट्स को, क्योंकि आप और भी दवाई ले रहे हो सकते हैं और उसका इंटरेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से खून पतला हो सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लोगे तो कई तरह की परेशानी में फंस सकते हो, तो उस चीज़ का बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड के भी कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, हो सकते हैं और होते हैं। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट है। पेट में जलन होना या मतलब मुँह से ऐसे डकार आना जैसे मछली खाई है, उस तरह की फिशी स्मेल आना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कई बार कुछ लोगों को डायरिया भी हो जाता है और इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो है खाने के साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए और फूड के अंदर थोड़ा घी भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, ताकि ये जल्दी सही से इसका अवशोषण हो जाए। खाली पेट लेंगे तो आपको जलन होगी पेट में और आपको दस्त वगैरह भी हो सकता है, आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में रखने ठंडे रहेंगे, वो टाइट में कंटेनर में रखोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड धीरे धीरे करके निकलेगा। जब आपके पेट में जाएगा तो आपको पेट के सिम्टम्स कम होंगे। ब्लीडिंग टेंडेंसी के बारे में मैंने काफ़ी रिपीटेडली बता दिया है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है, यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड की डोज ले रहे हैं या फिर कैसी ऐसी दवाइयों के साथ ले रहे हैं जो खुद खून पतला करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये मोटे मोटे तौर पे इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो नॉर्मली डील किए जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आती है। हाँ, दवाई को स्टोर करने के लिए आपको उसके ऊपर लिखी इंस्ट्रक्शन है ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके स्किन और ओवरऑल ग्रोथ और ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो क्या विटामिन ई के साथ में उसको लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन ई भी फैट सॉल्युबल है, ये भी फैट होता है और कई बार उसके एब्जॉर्प्शन को ये ब्लॉक भी करता है। और विटामिन ई की भी बहुत ज़्यादा डोज होने के साथ में, क्योंकि उसके बाद में विटामिन ई अलग तरह से रिएक्ट करेगा। तो अगर ये दोनों चीज़ लेना चाह रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि किस टाइम पे कब लेना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए विटामिन ई लेना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है, और क्या दोनों को साथ ले लूँ या नहीं ले लूँ। डॉक्टर से बात करिए, बिल्कुल भी इन दोनों सप्लीमेंट को एक साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है कि क्या किडनी के पेशेंट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं? ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। बताता हूँ। देखिए, जिसके अंदर माइल्ड या मॉडरेट या हल्की फुल्की अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो ले सकते हैं, वो फ़ायदा देती है। लेकिन अगर सीवियर किडनी प्रॉब्लम है तो वो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको परेशान करेगी, काफ़ी दिक्कत दे सकती है। लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो आपको प्रॉब्लम है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है? सीवियर का मतलब है कि अगर डायलिसिस की ज़रूरत होती है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ही नहीं, बहुत तरह के बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं हम उनको कम करना पड़ता है ताकि किडनी उनको ठीक से प्रोसेस करे। और अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं तो किडनी पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है
और काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है किडनी को उसे प्रोसेस करके बाहर निकालने के लिए जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसलिए किडनी के पेशेंट हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को सोच समझ के बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं लेना है। अगला सवाल है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कितनी ड्यूरेशन के लिए लेना चाहिए। कई तरह के इसमें जवाब है। कुछ लोगों का कहना है कि 3 महीने ले लीजिए, फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, फिर बाद में फिर से शुरू कर दीजिए। बट इसमें जो अमेरिकन एसोसिएशन का जो जवाब ये है कि अगर आपकी डाइट में फैटी फ़िश है, आप फ़िश खाते हैं और हफ्ते में 2 या 3 बार फ़िश खाते हैं, तो आराम से आपको किसी तरह की परेशानी नहीं है, छोड़ दीजिए, मत लीजिए ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स। हाँ, अगर कोई डिजीज़ है, बीमारी है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। और अगर आपकी डाइट में ये चीज़ नहीं है जिससे ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, तो फिर आप रेगुलरली सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। बट ये ड्यूरेशन कितनी रखनी है, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपकी उम्र कितनी है, आपका वज़न कितना है, आपको कोई और हेल्थ इश्यू तो नहीं है, ओवरऑल आपका बॉडी का बिल्ड कैसा है, आपका डाइट पैटर्न कैसा है, कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड कितना लेना चाहिए और कितने दिनों तक लेना चाहिए। बात करिए पहले, इसको शुरू से करने से पहले बात करिए, क्योंकि पैसा आपका है, आप कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे कितने दिनों तक लेने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि बहुत बार लोग जो है यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं और बाद में जाके उनके साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मैंने ये इतनी बड़ी गलती क्यों की। तो इसलिए एक बार कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए जितने भी लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बीमार नहीं है, अदरवाइज़ हेल्दी है, तो उनकी पेइंग कैपेसिटी भी ज़्यादातर लोगों की ठीक होती है। तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए कंसल्ट करने के लिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का। अगर किसी तरह की परेशानी है और अगर सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन करना है तो बेटर है अपनी डाइट सुधारें। और अगर डाइट सुधार नहीं सकते हैं तो जो इन चीज़ों को एक लिमिट के तक ही लेनी चाहिए। वो काफ़ी डिपेंड करेगा कि आपकी एज, बिल्ट, डाइट और उन सब चीज़ों पे। आपकी डोज है अननेसेसरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है कि क्या डायबिटीज़ के पेशेंट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं? ले सकते हैं। 3 बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, यानी कि आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है कोशिकाएं यूज़ ही नहीं करना चाहती है, रजिस्ट हो गई है कि हमें इंसुलिन के बहकाव में नहीं आना है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल के प्रोफाइल को इम्प्रूव करती है। पहले बताया मैंने, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को इम्प्रूव करती है। और इसके अलावा ओवरऑल जो इन्फ्लेमेशन होती है डायबिटीज़ के पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि शुगर बढ़ता है तो इन्फ्लेमेशन को अपने आप बढ़ावा मिलता है, तो उसको कम करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी अच्छा खासा रोल अदा करती है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, बात वहीं पे आके अटक जाती है कि उन दवाइयों का आपस में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए और कोई ऐसी दवाई नहीं होनी चाहिए जो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ाती हो, जिनसे ब्लीडिंग के चांस बढ़ते हो, जो खून पतला करने में काम आती हो। तो ये गलती नहीं करनी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों में काफ़ी संख्या में लोगों को बीपी की परेशानी भी होती है और कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। तो दवाइयाँ काफ़ी सारी चल रही होती है, आपको पता चलेगा नहीं, साथ में ले रहे हो ओमेगा 3 फैटी एसिड, बाद में एकदम से दिक्कत हो जाएगी और फिर आप कहोगे कि ये तो गड़बड़ हो गई। अगला सवाल है कि क्या बूढ़े लोग, जो बुज़ुर्ग हैं, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं? ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर को ज़रूरत भी रहेगी, क्योंकि उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट जैसे डाइट होता है उसके में ओमेगा 3 फैटी एसिड उतना नहीं होता। बड़ी उम्र के साथ में जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट पेन है, या जो भूलने की जो परेशानी है, उन सब चीज़ों को दुरुस्त करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड तो बढ़िया काम करेगा। ऊपर से हार्ट का प्रॉब्लम है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, सब में बहुत अच्छा हेल्प करता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, बुढ़ापे में सिर्फ एक ही नहीं, कई सारी प्रॉब्लम चल रही होती है, कई तरह की डिजीज़ या कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, उसके लिए अलग अलग मेडिकेशन ले रहे होते हैं। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि खून पतला करने वाली दवाई ना हो, उसमें आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो। तो इसलिए अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड देखने के बारे में बात करनी है डॉक्टर से। तो अब बात बताइए कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ, तो क्या मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड लूँ या ना लूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड को गर्मियों में कम लें या सर्दियों में ज़्यादा लें? कुछ ऐसा सीजनल वेरिएशन भी होता है क्या? अगर मैं कहूँ कि शरीर को थोड़ी ना पता है, शरीर को तो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एसेंशियल प्रोडक्ट है, एसेंशियल चीज़ है, हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। गर्मी सर्दी का शरीर की रिक्वायरमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो क्या कहते हैं कि कई बार जो फैटी फ़िश खाने वाली जो जगह है, वहाँ पर सर्दियों में फैटी फ़िश मिलती नहीं है उतनी ज़्यादा,
तादाद में, तो उस समय उनको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। गर्मियों का ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से पिंपल निकलेंगे, शरीर में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, उसका कोई लेना देना नहीं है। जो सीजनल वेरिएशन वो होती है वो इसी बेसिस पे कही जाती है कि जिस सीज़न में आपको वो फूड आइटम्स ना मिले जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होती है, तो हो सकता है आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़े। बट इसका कोई नहीं है कि गर्मियों में अगर सप्लीमेंट खा सकते हैं या सर्दियों में नहीं खा सकते हैं, सर्दियों में खा सकते हैं, उसका कोई चक्कर नहीं है। वो आप दोनों सीज़न में ले सकते हैं बेधड़क, उसकी कोई परेशानी नहीं है। अगला सवाल ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड को लेने का बेस्ट टाइम क्या है। कोई भी टाइम बेस्ट नहीं है एंड एवरी टाइम इज़ बेस्ट टाइम। सिर्फ लेकिन आपको करना क्या है, अपना टाइम फिक्स होना चाहिए और खाली पेट लेना नहीं है। खाली पेट लोगे तो पेट में जलन होगी, मैंने पहले ऊपर बताया था, साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और फिर आपका मन उठ जाएगा, आप लोगे नहीं आगे से। तो इसलिए लेना है तो खाने के साथ लेना है और खाने में फ़ैट होना चाहिए ताकि इसका अवशोषण अच्छे से हो जाए। इसके अलावा आप इसको सुबह नाश्ते के टाइम पे ले सकते हैं, चाहो तो दोपहर में ले सकते हैं। कई लोग इसको रात को सोने से पहले भी लेते हैं ताकि मुंह से जो है फ़िश वाली स्मेल ना आए और डकार ना आए, इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। बेस्ट टाइम आप पे डिपेंड करता है, बस प्रिकॉशन लेनी है। फूड के साथ में आपको इसको लेना चाहिए जिसके अंदर थोड़ा फैट हो। अगला सवाल है कि क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड से हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्या हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो देखिए, कंसंट्रेशन का ऐसा है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके कोग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, कूलनेस लाती है, यानी कि कामनेस लेके आती है। और क्योंकि आपका फोकस इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री होते हो, और स्ट्रेस फ्री होते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड से। बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। बट डेफिनेटली जो आपके दिमाग का जो मतलब कोग्निटिव फंक्शंस हैं, या फिर जो कुछ लोगों में भूलने की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है एज के साथ में, उसको रोकने में मदद कर सकता है, लेकिन उसको क्योर नहीं करेगा, उसको बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये गलतफहमी है कि आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये नहीं है। क्योंकि आप ओवरऑल हेल्दी होते हो तो आपके अंदर स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस कम होता है तो आप देखिए, अगर आप नींद अच्छी ले रहे हैं, स्ट्रेस कम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, तो आपका फोकस बहुत बढ़िया होगा। लेकिन सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड लेके ही सोचो कि मेरा फोकस बढ़ेगा, अच्छा होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो वो नहीं होने वाला है। ओके, सो अगला सवाल ये है कि क्या ऑटिज़म के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड का फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। ऐसा देखा गया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जिनको दिया गया, उनके अंदर जो बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी वाला बिहेवियर था, या फिर सोशल विड्रॉल वाला बिहेवियर था कि कहीं गए हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल उन्हें पीछे हट जाते हैं, घर में कोई आता तो बिल्कुल बात नहीं करते। सो ऑटिज़म के पेशेंट में ये प्रॉब्लम होती है। सो उनके अंदर इन लक्षणों में काफ़ी ज़्यादा असर देखा गया, कोग्निटिव फंक्शंस के इम्प्रूवमेंट में देखा गया। तो इन तीनों चीज़ों में जो बिहेवियरल फैक्टर्स थे उनके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया ऑटिज़म वाले पेशेंट में जिनको ओमेगा 3 फैटी एसिड दिया गया। तो यस, इसमें इम्प्रूवमेंट होती है, फ़ायदा होता है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे सप्लीमेंट देना है या डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो बात करनी चाहिए। इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिसर्च हुई है इस पर कि ये काफ़ी चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल होता है। कुछ लोगों ने ये भी सवाल पूछे हैं कि कोलिसिस्टेक्टमी, जिसमें पित्त की थैली निकाल देते हैं, या ब्रेन की सर्जरी के बाद क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। देखिए, किसी का कोलिसिस्टेक्टमी का ऑपरेशन हुआ है, मतलब कि पित्त की थैली निकली है, या किसी की ब्रेन की सर्जरी हुई है, तो वो आपकी लाइफ में इतना बड़ा इवेंट है और उसमें आप ये पूछ रहे हैं कि क्या उसमें ले सकते हैं, तो ये गलत बात है। इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मोटी बात यह है कि कोलिसिस्टेक्टमी में इन्फ्लेमेशन होती है, उसको हील करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड हेल्पफुल हो सकते हैं। बट कई बार कोलिसिस्टेक्टमी के बाद में काफ़ी टाइम तक ज़्यादा फैट वाली चीज़ें थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। ब्रेन की सर्जरी हुई है, आप ऑलरेडी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है और आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट लेने हैं, बिल्कुल नहीं लेने हैं डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने सेंसिटिव फेज से गुजर रहे हैं। आपको अपनी तरफ से कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है, नॉट इवन ए सिंगल मेडिकेशन अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लेनी नहीं है। चाहे कोई कितना ही यूट्यूब पे कितना ही इन्फ्लुएंस कर ले, कितना ही कह दे कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब आप इतनी बड़े सर्जरी और इतनी बड़ी चीज़ों से गुजर रहे हैं, उस टाइम पे अपनी तरफ से सप्लीमेंट शुरू करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मैं बस इतना ही कहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज जितने भी सवाल हमको
जो चैनल से मिले कि ओमेगा 3 फैटी एसिड पे कुछ और भी वीडियोज़ हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड पे पाइपलाइन में, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो भी पसंद आएंगे। चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।